खबर देहरादून से है, जहां आईटीडीआर सभागार में आज कायाकल्प समाप्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस सम्मान के आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिरकत की। साथ ही इस मौके पर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार, स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह सहित स्वास्थ्य विभाग से जुड़े तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि मौजूदा वर्ष में करीब 144 स्वास्थ्य इकाइयों को कायाकल्प सम्मान दिया गया है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि यह सम्मान अस्पतालों के पैरामीटर पर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने इस मौके पर कहा कि कायाकल्प अवार्ड हमने 2015 से शुरू किया था और इसमें करीब 25 लाख रुपए की धनराशि उन अस्पतालों को दी जा रही है जिन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य किए हैं। साथ ही जो पैसे दिए गए हैं वह अस्पताल के रखरखाव पर ही खर्च किए जाएंगे। देहरादून स्थित आईटीडीआर सभागार में आज कायाकल्प सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिरकत की। साथ ही इस मौके पर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार, स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह सहित स्वास्थ्य विभाग से जुड़े तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो कायाकल्प का जो परिकल्पना है, ये सभी अस्पतालों में आपस में कंपटीशन की भावना पैदा करने के लिए है। एक हेल्दी कंपटीशन हो ताकि एक से एक बढ़कर हम लोगों को काम करने की प्रेरणा मिले। और इस संबंध में एक कायाकल्प जो हमारा कार्यक्रम है, मील का पत्थर साबित हुआ है। हर अस्पताल में आइए, आप डॉक्टर थपलियाल हैं, हमारे कायाकल्प के जो डिस्ट्रिक्ट चैंपियन। कायाकल्प का जो उद्देश्य है, मैं समझता हूं कि उसको हमारे अस्पतालों ने आपस में कंपटीशन करके एक से एक बढ़ के वो हर वर्ष प्रतिवर्ष अपने अंदर सुधार ला रहे हैं। आज 144 हॉस्पिटलों को कायाकल्प अवार्ड दिया गया है और ये अवार्ड जो है 8 पैरामीटर पे दिया जाता है कि वहाँ स्वच्छता कैसी है, वहाँ रोगियों की स्थिति कैसी है, वहाँ पे हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की क्या क्या है, ये सारी चीजें देख के जो है कायाकल्प अवार्ड दिया जाता है। और मैं कह सकता हूं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हर दृष्टि से बहुत अच्छे प्रयास हो रहे हैं। अब हॉस्पिटलों में वार्ड वाइज से लेके नर्स से लेके और डॉक्टर तक ये सारी वैकेंसियां पूरी की जा रही हैं। और अब हम सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों को टारगेट दिया है कि 2024 तक हम उनको एनएबीएस कराने जा रहे हैं। आज यहाँ पे 144 चिकित्सा इकाइयों को यहाँ पे पुरस्कृत किया गया है, क्योंकि मात्र क्वांटिटी से ही नहीं बल्कि क्वालिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके माध्यम से हम एक प्रॉपर हेल्थ मैनेजमेंट कर सकेंगे। और इसमें कई सारे पैरामीटर्स है जिनका असेसमेंट होता है और उसके आधार पे इन्हें पुरस्कृत भी किया जाता है और साथ में कुछ पुरस्कार धनराशि भी दी जाती है जिससे कि उनका आगे के लिए और बेहतर करने के लिए भी प्रोत्साहन हो सके। खबर देहरादून से है, जहां विकास भवन सभागार में सभी विभागों की बैठक ली गई है। इस सभागार में अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम जवाब ने सभी की बैठक ली और बैठक में 37 विभागों को बुलाया गया था, जिसमें से 30 के लगभग ही विभाग के अधिकारी शामिल हुए, जिस पर नाराजगी जताते हुए उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को फटकार लगाई और जो अधिकारी उपस्थित नहीं हो पाए उनको स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए। इसके साथ ही नवाब ने बताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को किस तरह से जनता तक पहुंचाया जा रहा है, उसकी समीक्षा की गई है। हमारे यहाँ उपस्थित हुए हैं, जो विभाग उपस्थित नहीं हुए हैं उनसे स्पष्टीकरण हम लेंगे। दूसरी चीज ये, पहली देहरादून में हमने ये समीक्षा बैठक अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं की और संबंधित योजनाओं की, जो भी योजनाएं हैं उत्तराखंड सरकार की, भारत सरकार की, उन योजनाओं का निस्तारण किस तरीके से हो रहा है और जो योजनाएं हैं वो लाभार्थियों तक किस तरीके से पहुंच रही हैं, इस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, देख रहे हैं। और जो हमें कमियां मिलेंगी उसको जल्द पूरा करने का हम निर्देश पारित करेंगे।
खबर उत्तराखंड से है, जहां उत्तराखंड के परेड ग्राउंड में 5 से 9 जनवरी तक उत्तराखंड राज्य युवा महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस महोत्सव में करीब 1000 से ज्यादा युवा भाग लेंगे। पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर और जनपद स्तर पर महिला मंगल दल, नवयुवक मंगल दल के चयनित प्रतियोगी युवा इस महोत्सव में भाग लेंगे। साथ ही इस महोत्सव में मौके पर ही युवा रजिस्ट्रेशन कराकर प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। इस प्रतियोगिता में चयनित प्रतियोगी नासिक में होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि इस महोत्सव में युवाओं के विकास का ध्यान रखा गया है। साथ ही 5 से 9 जनवरी तक चलने वाले इस महोत्सव में कैरियर काउंसलिंग की व्यवस्था भी की गई है, जो अपने संबोधन से युवाओं को स्वरोजगार के प्रति जागरूक करने के साथ ही उनके करियर को भी मार्गदर्शन करेंगे। यानी कि 5 जनवरी से हम लोग राज्य स्तरीय युवा महोत्सव को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और यह युवा महोत्सव माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से परेड ग्राउंड में शाम को 6 बजे से प्रारंभ होगा। ये 5 दिनों तक चलने वाला युवा महोत्सव है, जिसमें हमारे महिला मंगल दल, नवयुवक मंगल दल और हमारे जो अन्य युवा हैं वो मौके पे ही रजिस्ट्रेशन कराते हुए कार्यक्रमों में प्रतिभाग कर सकते हैं, प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर सकते हैं। और इस युवा महोत्सव के दौरान में हम लोगों की एक कोशिश है कि युवाओं को करियर काउंसलिंग मिल सके। राज्य युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसमें कई युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस महोत्सव में करीब 1000 से ज्यादा युवा भाग लेने वाले हैं। योग गुरु स्वामी रामदेव हरिद्वार में गुरुकुल की भूमि पर पतंजलि गुरुकुलम की स्थापना करने जा रहे हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगामी 6 जनवरी को पतंजलि गुरुकुलम का शिलान्यास करके इस कड़ी में योग गुरु स्वामी और आचार्य बालकृष्ण की कॉन्फ्रेंस कर पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हरिद्वार में 500 करोड़ की लागत से पतंजलि गुरुकुलम देश का बड़ा गुरुकुल स्थापित होगा। वहीं महर्षि दयानंद सरस्वती के विशाल भवन बनाया जाएगा और इसके परिसर में सम्राट पृथ्वी चौहान की मूर्ति भी स्थापित की जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि वेलनेस सेंटर और स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल भी बनाया जाएगा और आगामी 6 जनवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसकी आधारशिला रखेंगे। 500 करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट यहां पर होगा। साथ में ही एक अतिथि भवन बनेगा, जिसमें महर्षि दयानंद के सपनों की संस्था है और उनके महर्षि दयानंद के सपनों को साकार करने के लिए पूज्य स्वामी दर्शनानंद जी ने बहुत बड़ा तप और पुरुषार्थ किया। तो महर्षि दयानंद के नाम से एक बहुत बड़ा भवन होगा। साथ में हमारे देश के बहुत बड़े गौरव चक्रवर्ती सम्राट जो रहे, ऐसे पृथ्वीराज चौहान जी का एक बहुत बड़ी प्रतिमा यहां पर होगी। 1-2 वर्षों में एक कम्युनिटी सेंटर भी बनाएंगे, जिससे कि हरिद्वार के लोकल लोग जो बहुत महंगे महंगे होटल्स और रिजोर्ट्स वहां पे नहीं कर पाते, तो एक उनके लिए एक व्यवस्था करेंगे, जिससे कि सबकी यहां पर साझेदारी हो, भागीदारी हो। पतंजलि वेलनेस का एक छोटा केंद्र यहां लोकल लोगों के लिए, हेल्थ सर्विसेज के लिए, और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमारी कोशिश होगी इस साल के अंत तक, 2024 के अंत तक जनरल सर्जरी से लेकर के और जितने भी सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट्स हैं वो पतंजलि में मिला करेंगे, वो भी पतंजलि की सेवा शुरू हो जाएगी। खबर काशीपुर से है, जहां पर मिशन 2024 चुनाव को लेकर बहुजन समाजवादी पार्टी अपनी पूरी तैयारी पर है।
और आपको बता दें कि बहुजन समाजवादी पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष कुमाऊं दौरे पर निकले हैं। प्रदेश अध्यक्ष शीशपाल चौधरी ने मुरादाबाद रोड स्थित लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चौधरी का शॉल उड़ाकर स्वागत किया। वहीं पत्रकारों से रूबरू होते हुए चौधरी ने कहा कि मायावती के दिशा निर्देश के अनुसार बसपा कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से ही तैयारियों में जुट गए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की 5 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी जोर शोर के साथ चुनाव लड़ेगी। पहले तो मैं उनको स्वागत करता हूँ और जिस तरीके से अभी पिछले दिनों मीटिंग हुई थी लखनऊ में, बहन जी ने जो भी दिशा निर्देश माननीय अध्यक्ष जी को दिए हैं, हमारे प्रभारी जी को दिए हैं, उन सबको बैठ करके आज डिस्कस होगा और उसके बाद ही हम लोग जो आने वाली प्लानिंग है 2023 के लोकसभा चुनाव की और इसके बाद निकाय के चुनाव जब आएंगे उनकी सारी प्लानिंग तैयार होगी और उसके तहत हम लोग काम करेंगे। मैं देखिए, जब से हमारी नई टीम बनी है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जब से आए हैं, इसके बाद से कार्यकर्ताओं में एक अच्छा उत्साह है और हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं राजेश गौतम जी, उन्होंने भी पार्टी को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया है, जगह जगह मीटिंगें की हैं। तो आज बहुत सारे लोग बहुजन समाज पार्टी से जुड़ रहे हैं और जो पहले हम लोग यहाँ पर एक बहुत मजबूती से काम कर रहे थे, आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा मजबूत होकर हम लोग काम करेंगे। मैं पहले तो आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग पहुँचे। पूरे बहुजन समाज पार्टी उत्तराखंड से आप लोगों का धन्यवाद। जहाँ तक सवाल आपने किया है कि 2024 को लेकर के निश्चित माननीय बहन जी ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, उनको लेकर के मैं आज यहाँ काशीपुर गेस्ट हाउस में पहुँचा हूँ और अभी मेरी कोटद्वार में बैठक थी। तो जो माननीय बहन जी का दिशा निर्देश है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। माननीय बहन जी हमारी नेता है, हम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष जरूर हूं, तीसरी बार मुझे मौका मिला है, पर मैं माननीय बहन जी का सिपाही हूं। जो बहन जी दिशा निर्देश देती हैं उनको लेकर हम कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं अपनी टीम के साथ में। मैं प्रदेश कमेटी, लोकसभा कमेटी और जिला कमेटी के कुछ साथियों को, जो मेरे जिम्मेदार साथी हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के करीब है, मैं उनको यहाँ बुलाया हूँ। जो माननीय बहन जी के दिशा निर्देश देंगे उनको मैं बैठ करके इन लोगों से बात करूँगा। और बहुजन समाज पार्टी हम लोगों का जो मिशन है, माननीय काशीराम साहब, बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी, विधानसभा कमेटी, जिला कमेटी, ये हमारा जो ये बेस है, हम इस बेस पर चल रहे हैं। सर्द मौसम में मंगलौर की राजनीति गरमाने लगी है। बसपा के पूर्व चेयरमैन दिलशाद अहमद अपने समर्थकों के साथ मंगलौर के पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल हो गए, जिसके बाद मंगलौर की राजनीति ने एक और करवट ली है। आपको बता दें कि मंगलौर के बसपा विधायक हाजी सरवत करीम के निधन के बाद मंगलौर में उपचुनाव होने वाले हैं। वहीं हाजी सरवत करीम अंसारी के सी पसीलार कहे जाने वाले डॉक्टर शमशाद कुछ दिनों पहले ही हाजी सरवत से किनारा कर चुके थे, पर अब चुनाव करीब आते ही डॉक्टर शमशाद अपने पूर्व चेयरमैन दिलशाद अहमद और तमाम समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। मौजूदा विधायक सरवत करीम अंसारी जी का इंतकाल हुआ है और सब लोगों को जानकारी है कि इस बार 2022 में चुनाव जीतने के बाद हाजी सरवत करीम अंसारी जी की तबीयत खराब होना या उनका मिजाज खराब हो जाना नगर मंगलौर को बहुत त्रस्त करने का उन्होंने काम किया है। तो उस चीज से मैं आहत था। नगर पालिका पर उन्होंने सीधे चेयरमैन साहब पर उन्होंने एक ऐसा वो किया था, आप सब मीडिया के साथी उसमें जो है मौजूद थे, तो उनकी कुछ चीजें थी जिनसे मैं आहत था। और कांग्रेस एक बड़ा परिवार है पूरे देश में। आज कांग्रेस हर फील्ड पर संघर्ष करने का काम कर रही है। मैं उनकी इस लड़ाई से मुतासिर हूं। इसी बीच उस वक्त की बड़ी खबर आपको पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि रुद्रपुर शहर में चोरों का आतंक फैल गया है। बंद मकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया है, जिसके बाद मकान का ताला काटकर चोरों ने चोरी की है। जेवर और कैश लेकर चोर फरार हो गए हैं। पंजाब में मकान मालिक रहता था, जिसके घर में चोरों ने चोरी की है। पड़ोस में रह रहे भाई ने शिकायत करवाई है पुलिस में और मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। थाना क्षेत्र के गांव हरगोविंदपुर की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर चोरों ने ताला तोड़कर घर के अंदर घुसकर कैश और जेवर चोरी कर फरार हो गए हैं। आपको बता दें कि मकान मालिक पंजाब में रह रहा था और इस
एक मकान मालिक के घर पर उन्होंने चोरी की है, जो कि फिलहाल पंजाब में है और इसकी खबर पड़ोस में रह रहे शख्स ने पुलिस को दी है। पुलिस के पास तहरीर जमा करा दी गई है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। घर से ताला तोड़कर जेवर और कैश जो है लूटकर चोर फरार हो गए हैं। रातों रात इस घटना को अंजाम दे दिया गया है। इसका जो घर का मकान मालिक है वो पंजाब में रहता है। चोरों ने घर में ताला को पहले काटा और फिर उसके बाद जेवर और कैश लेकर घर से फरार हो गए। इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। पड़ोस में रह रहे शख्स ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी है। आपको बता दें कि मकान मालिक घर में नहीं रहता था, वो पंजाब में था जिस वक्त इस चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। 50 किलो भीतर फूल, सोने का कुंडल और लॉकेट 2 सोने के। कितना सामान चला लोगों? 3-4 चीज तो सोने की है और 2 चांदी की हैं, 2 तोड़ियां जी। दिनेशपुर थाना अंतर्गत दुर्गापुर में बीती रात्रि को HDFC बैंक के पास सम्राट मेगा मार्ट से 94 560 की नकदी, 20 और 440 रुपए के सामान के साथ चोरी कर फरार हो गए। मेगा मार्ट के स्वामी जब सुबह अपने अधिष्ठान पर पहुंचा तो देख अधिष्ठान का शटर खोला और देखकर हल्ला बक्का रह गया। तुरंत उन्होंने अपने बाकी पार्टनर मनोज, महेंद्र और नरेंद्र को सूचना दी। चारों ने मिलकर पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने मौके का मुआवजा किया। इस दौरान मेगा मार्ट के स्वामी चंद्र प्रकाश मौर्य ने कहा है कि बीती रात्रि को 94,560 रुपए का नकदी एवं करीबन 20,440 रुपए का सामान चोरों ने अपने हाथ साफ कर लिए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा है कि पुलिस को सूचना दी गई थी कि पुलिस मौके पर, और उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मौके का मुआयना करते हुए जल्द मामले की खुलासा किया। सर, हमारे यहाँ चोरी हो गया है। हम लोग 4 पार्टनर हैं, बड़े गरीब घर के हैं। हम लोगों ने मिल के जैसे तैसे ब्याज पे कर्ज पे लेके दुकान बनाई थी सर, और 4 आदमी जिसमें महेंद्र, नरेंद्र, मैं, चंद्र प्रकाश, दुर्गापुर दिनेशपुर में पड़ता है नंबर 2 में। यहाँ पे क्या है कि आज रात सुबह जब हमारे साथ वाले आए तो देखे कि शटर का ताला टूटा हुआ है। जब पुलिस आने के बाद जब हम अंदर घुसे तो हमको ये ज्ञात हुआ कि हमारे कैश काउंटर जो होता है, जो कैश रखा जाता है लॉकर, उसमें से 94,560 रुपए था, कुछ मसाला था, 3 पेटी घी थे और कुछ बिस्किट वगैरह थे, चाय पत्ती, सब उठा के लेके चले गए सर। मुनिकीरेती थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवपुरी में एक कार और स्कूटी की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस ने घटनास्थल पर अपनी जांच शुरू कर दी है। एक गाड़ी कौन चला रहा था? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में ऊर्जा विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से कार्य किए जाएं। राज्य में निवेश में तेजी से वृद्धि होगी, इसको ध्यान में रखते हुए गतिमान परियोजनाओं पर तेजी से कार्य किए जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि कार्यों को तेजी से धरातल पर उतारने के लिए और प्रयासों की जरूरत है। यह प्रयास किए जाएं कि परियोजनाओं को पूर्ण करने की जो समयावधि है उस समयावधि के अंदर पूर्ण हो जाए। यदि कहीं पर किसी भी प्रकार की समस्याएं आ रही है तो समस्याएं बताई जाए, उनका उचित समाधान भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा से संबंधित जिन प्रस्तावों पर केंद्र सरकार के स्तर से आवश्यक कार्रवाई होनी है, उनका विस्तृत प्रस्ताव बनाया जाए। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय से वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत अल्मोड़ा जनपद के लाभार्थियों से संवाद किया। इन्हें विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 12 लाभार्थियों से संवाद भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल में समाज के हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई गई हैं।
और उनका लाभ समाज की अंतिम पंक्ति पर खड़े लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को योजनाओं का पूरा लाभ मिले। राज्य की सभी ग्राम पंचायतों तक विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा में लाभार्थियों से संवाद किया है। मुख्यमंत्री ने 12 लाभार्थियों से संवाद किया है। आपको बता दें, और योजनाओं पर उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि सभी लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अल्मोड़ा में मुख्यमंत्री ने सभी लाभार्थियों से ये संवाद करते हुए जानकारी दी है। बीते दिन बीजेपी के पुरोला से विधायक दुर्गेश्वर लाल वन मंत्री सुबोध अनियाल के खिलाफ उनके आवास के बाहर धरने पर बैठे थे, जिसमें उन्होंने मंत्री पर अभद्र व्यवहार और गाली गलौज करने का आरोप भी लगाया था। इसके बाद कांग्रेस बीजेपी पर तंज कस रही है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि कांग्रेस पहले से ही कह रही है कि बीजेपी में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। विधायकों और मंत्रियों के झगड़े हैं, मुख्यमंत्री और मंत्री के झगड़े हैं, मंत्रियों और अधिकारियों के झगड़े हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने आप को अनुशासित पार्टी बताती है, लेकिन उनके अनुशासन की पोल खुल गई है। कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। मंत्रियों और विधायकों के झगड़े हैं, मंत्रियों और मुख्यमंत्री जी का झगड़ा है, मंत्रियों और अधिकारियों के झगड़े हैं। ये यदा कदा सार्वजनिक होते रहते हैं और सार्वजनिक आज भी हुए और निश्चित रूप से उससे सरकार की प्रतिष्ठा को आघात लगा है। और भाजपा जो अपने को बड़ी अनुशासित पार्टी कहती है, उस पार्टी का अनुशासन तार-तार होते हुए सबने देखा है। विधायक ने जिस तरीके की बातें टिप्पणी मंत्री महोदय के लिए की है और मंत्री महोदय ने जिस तरह की टिप्पणी विधायक महोदय के लिए की है, आप समझ सकते हैं कि सब कुल मिला के भाजपा में अच्छा नहीं चल रहा है। अंदर खाने आपस की लड़ाई। चलिए, इस बुलेटिन को यहीं करेंगे समाप्त। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।